हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। और तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा, रीजन रहा, वो था 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है ना? ये रहा तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश के कौन से शासक जो बहुत चर्चित रहे इतिहास में, हिस्ट्री में, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका रीजन जो रहा, कार्यकाल क्षेत्र जो रहा इनका, ये 1325 से 51 तक। ठीक है, 1325 से 51 तक इनका कार्यकाल रहा। आइए शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पहले जो इनके फाउंडर थे उनका नाम है इस वंश के गियासुद्दीन तुगलक, है ना। गियासुद्दीन तुगलक का मूल जो नाम था, मेन नाम, वो गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। ठीक है ना, यानी तुगलक के पहले जो है ना, तो फरिश्ता के अनुसार गियासुद्दीन तुगलक के पिता ने एक जाट स्त्री से जो है विवाह किया था और उसी से उत्पन्न हुआ था ये। ठीक है, अब आइए तुगलक बारे में। तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व और स्वामी था। सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य एवं शिक्षित मतलब शासक था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी हुए उसमें सबसे कहा जाता है कि यह सबसे योग्य, है ना। और जो है और सबसे मतलब समझ कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति था। और यह फारसी अरबी का विद्वान था। कौन कौन? तो अरबी और फारसी का जो है विद्वान था। ठीक है ना। साथ ही यह ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि अर्थशास्त्र, कौन कौन? तो अर्थशास्त्र यानी जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, और शास्त्र को छोड़ दीजिए, इसमें संदिग्ध है थोड़ा सा, तो इसको छोड़ दीजिए। दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र और खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र का और गणित का भी। चिकित्सा के बारे में भी जानता था। चिकित्सा, चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र के बारे में भी जानता था, है ना। और विज्ञान का और तर्कशास्त्र का भी ये जो है जानकार था। यानी कि इतना विद्वान आपको दूसरा कोई सल्तनत काल में राजा जो है शासक वो नहीं मिलेगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो है अनेक नामों से जोड़ा जाता है, जैसे कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, और इसको रक्त का प्यासा भी कहा जाता है। क्या चीज़ का? तो रक्त का प्यासा कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। दूसरा क्या कहा जाता है? परोपकारी, परोपकारी कहा, तुगलक कहा जाता है इसको। परोपकारी यानी परोपकार करने वालों की भलाई करने वाला, है ना। और एल्फिंटस के अनुसार, इतिहासकार हैं, लेखक हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एल्फिंटस। एल्फिस्टन के अनुसार ये कहते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक में जो है कुछ पागलपन का अंश था।
क्या था, कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ पागलपन का अंश था। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत था। किसके अनुसार? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, हाँ, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार क्या कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सल्तनत काल के शासकों में सबसे अच्छा विद्वान और सुसंस्कृत था। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। एल्फिंचस कहते हैं कि एल्फिंचस कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में कुछ पागलपन का अंश था। अब आते हैं इनके बारे में। जो मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में कौन आया, तो देखिए मोहम्मद तुगलक में अफ्रीका है ना, अफ्रीका के या मोरक्को जो था, मोरक्को का यात्री आया था। उसका नाम क्या था? इब्न बतूता। कौन आया था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही। कब आया था इब्न बतूता? तो इब्न बतूता जो है 1333 में आया था। 1333 में कहाँ आया था? तो ये 1333 में ये भारत आया था, यानी इंडिया आया था। तो इसको जो सुल्तान जो है उसको क्या बना दिया? तो ये दिल्ली का काजी बन गया। ये कितना बार है ना पूछ चुका है एग्जाम में, ये दिल्ली का क्या बन गया? तो दिल्ली का एक काजी बन गया। दिल्ली का ऐसे काजी बन गया, ये नियुक्त कर दिया गया सुल्तान के द्वारा इसको। मोरक्को का यात्री अफ्रीका, यानी मोरक्को मतलब अफ्रीका का यात्री क्या नाम था? तो इसका नाम था इब्न बतूता, जो 1333 में आया। और इसको सुल्तान ने दिल्ली के जो है क्या बना दिया? तो दिल्ली का इसको काजी बना दिया, जज कर सकते हैं। उस समय उस होता था, काजी बना दिया दिल्ली का। अब जो देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि मोहम्मद तुगलक की जो है योजनाएं है ना, ऐसे योजनाएं तुगलक की योजनाएं। अब क्या क्या योजनाएं थी इनकी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो आते जानते हैं। पहले तो दुआब में कर वृद्धि करना। दुआब मतलब होता है दोनों नदियों के बीच के बीच। दुआब में कर यानी टैक्स को वृद्धि करना, बढ़ा देना। दोनों नदियों के बीच की भूमि कहते हैं। कब? तो ये 25-27 में जो है, 25 से लेकर 27 के बीच में ऐसा उसने किया तुगलक ने। देखिए कह रहा है कि दुआब में कर वृद्धि करके कितने कर दिया? तो 50% कर दिया, कर देना है। और जिस समय दुआब में कर वृद्धि की गई उस समय जो है दुआब में क्या पड़ा था? तो इस समय दुआब में जो है अकाल, यानी गलत डिसीजन था। अकाल और सूखा पड़ रहा था। अब जनता त्रस्त थी और ऐसा आप कर रहे हैं कि कर वृद्धि कर रहे हैं जिसमें अकाल और सूखा पड़ गया था। लगान अधिकारियों ने कठोरता से लगान जो है वसूल किया, फलतः किसानों ने विद्रोह कर दिया, है ना। और इस विद्रोह को कठोरता पर दबाने का प्रयास किया गया। और बाद में जो है संकट स्थिति में सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए इसने प्रोग्राम चला दिया। क्या प्रोग्राम था वो? तो प्रोग्राम था सोंधर, या इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है तकावी। सोंधर या तकावी प्रोग्राम चलाया, ऋण प्रदान किया यानी कर्ज दिया उनको, किसानों को बीज, किसानों को क्या कर दिया इसने? तो किसानों को इस तुगलक की तरफ से किसानों को जो है ऋण प्रदान किया गया। किसानों की तरफ से
ऋण जो है प्रदान किए गए, दिया गया मतलब, और क्या दिया, तो बीज दिया गया किसानों को, बैल दिया गया, सिंचाई के लिए, सिंचाई यानी सिंचाई मतलब पानी पटाने के लिए, सिंचाई के लिए इसने क्या दिया, तो सिंचाई के लिए यानी खेतों में पानी पटाने के लिए इसने कुएं और नहरों की खुदवाई कराई, नहरें जो है खुदवाई इसने, है ना, कुएं और नहरों को खुदवाया इसने। उसके बाद दूसरी योजना इसकी क्या थी, कृषि में उन्नति के प्रयास इसने किया। क्या किया भाई, तो इसने जो है कृषि में या कृषि की कर दिए, कृषि की उन्नति का प्रयास किया, यानी उसमें बढ़ोतरी हो इसका इसने प्रयास किया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसने जो है एक प्रयास किया। दूसरी योजना हो जाएगी, कृषि की उन्नति का प्रयास किया इसने। इसने क्या किया इसमें, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि की उत्पत्ति था उसमें लेके एक नया विभाग गठन किया। उस विभाग का नाम क्या था, तो दीवान कोही। ये पूछा जाता है एग्जाम में, यही सब पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी में चीज़ से संबंधित है। दीवान ए कोही पूछा जाएगा कि दीवान कोही की जो शुरुआत नए विभाग था वो किससे संबंधित था, कृषि के बढ़ावा देने के लिए, कृषि में और जो है मतलब फसल हो, बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए किसान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। और एक अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी का नाम क्या था, उस अधिकारी का नाम था अमीर ए कोही। अमीर कोही अधिकारी किससे संबंधित था, तो अमीर कोही जो अधिकारी था वो संबंधित था कृषि को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। और सरकारी अधिकारियों की देखरेख में क्या किया गया, सरकारी अधिकारियों की देखरेख में तो 60 वर्ग मील, है ना, 60 वर्ग मील का एक जो है भूभाग, यानी भूमि का भाग, भूभाग, है ना, इसलिए एक भूभाग जो है ना, एक क्षेत्र चुना गया और 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर 3 वर्ष के अंदर जो है 70 लाख टका व्यय किया। यानी उस कृषि को बढ़ाने के लिए 70 लाख क्या किया, टका का खर्च किया या फिर व्यय किया, कहिए खर्च किया। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, ये तो अच्छा किया था, लेकिन देखिए इसकी परियोजना को इसी असफल हो जाते हैं। सरकारी जो कर्मचारी थे उनके भ्रष्टाचार के कारण जो है किसान की उदासीनता और भूमि अच्छा न होना और समय की कमी के कारण योजना से क्या हुआ, असफलता के कारण बनी। एगो तो और किसानों की उदासीनता भी थी, किसानों ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। किसानों की उदासीनता मतलब किसानों ने इसमें ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था भूमि अच्छा नहीं था, है ना, भूमि का अच्छा न होना एक इसका असफल जाना मतलब एक कारण रहा। अच्छा न होना, भूमि का अच्छा न होना इसके असफलता का एक कारण बना। और जो क्षेत्र चुना गया था वो बंजर था। जो क्षेत्र एरिया चुना गया था क्षेत्र इसको करने के लिए, वो एरिया क्या था, बंजर, है ना, बंजर था वो एरिया। यानी उपजा करने में मतलब वो
काबिल नहीं था उसके। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतिवर्ष किसानों को फसल बदलने का आदेश दिया। कहा किसान को कि आप फसल बदल के खेती कीजिए, गेहूं के बदले जौ, जौ के स्थान पर गेहूं और गन्ने के स्थान पर अंगूर बारी बारी से बोने का प्रारंभ हुआ। और 3 वर्ष के अंदर इतनी मोटी रकम खर्च करने के बाद भी कुल फसल 11वां भाग कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका। समझ में आया, यानी कोई विशेष इसमें नहीं हो पाया। इसने कहा कि किसान को कि गेहूं के बदले जौ, जौ के स्थान पर गेहूं और गन्ने के स्थान पर अंगूर बारी बारी से बोने का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और 3 वर्ष के अंदर इस मोटी रकम खर्च करने के बाद भी, यानी 70 लाख टका व्यय किया इसने, लेकिन उसका कोई भी उसको आउटपुट नहीं मिला। कुल भूमि का 11वां भाग भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका, यानी बंजर जो भूमि था उसका बहुत कम क्षेत्र जो है कृषि योग्य बन सका, नहीं तो नहीं बना, यानी योजना ये असफल रहा। दूसरी इसकी योजना जो थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो थी राजधानी परिवर्तन करने का। है ना, राजधानी परिवर्तन करना, यानी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा था। परिवर्तन जो कि इसने किया था 1326-27 में भी किया। देखिए एक योजना 25-27 में दुआब में कर वृद्धि बढ़ा दिया, जिस समय सुखाड़ पड़ा था 50% टैक्स बढ़ा दिया। फिर जब किसान विद्रोह करने लगे कठोरता से इसके अधिकारी जो टैक्स सुनने लगे, तो इसने सहायता भी की। सोंधर या तकावी मतलब योजना चलाया, ताकि उसको किसानों को ऋण दिया, किसानों को बीज, बैल और सिंचाई की व्यवस्था भी करवाया। अब यहाँ पर दूसरा कृषि उन्नति के प्रयास किया, जिसमें 70 लाख टका भी खर्च कर दिया और 60 वर्ग किलोमीटर भूभाग को क्षेत्र चुना जिस बंजर को, जिसको कृषि योग्य बनाया जा सके। लेकिन तीन वर्ष में इतना पैसा 70 लाख टका खर्च करने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और इनकी अयोग्यता और किसानों के उदासीनता के कारण, है ना, ये भूमि जो है कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका। अब राजधानी परिवर्तन, इसने मोहम्मद तुगलक की योजना में सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी जो ज़्यादा किया गया वो था इसमें। जैसे इसमें देखेंगे तो है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का जो है वो नाम बदल दिया और क्या क्या कुतुबाबाद रखा था। क्या रखा था? तो कुतुबाबाद, है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया था? कुतुबाबाद रख दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस राजधानी बनाया, मतलब ये अपना राजधानी शिफ्ट कहाँ किया? तो कह सकते हैं कि ये जो है देवगिरी ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस राजधानी बनाया और देवगिरी का इसने नाम क्या बदल दिया? तो देवगिरी का इसने नाम रख दिया दौलताबाद। देवगिरी का क्या नाम रख दिया था? दौलताबाद। दिल्ली के स्थान पर इसने क्या किया? तो दिल्ली के स्थान पर राजधानी किसको बना दिया? तो देवगिरी को राजधानी बनाया। अच्छा, इस संबंध में जो है अनेक मतलब विचार मत है, कहे जाते हैं। जैसे कि एक विचार जो था इब्न बतूता के द्वारा है, इसके द्वारा, तो इब्न बतूता, इसके अनुसार जो है सुल्तान ने दिल्ली के नागरिकों के असम्मानपूर्ण पत्र लिखे, मतलब ज़्यादा सम्मान रिस्पेक्ट न देकर, है ना, और इसने उन्हें दंडित करने के लिए देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। एक कहना किसका है? तो इब्न बतूता का। सुल्तान ने अपमानपूर्ण तरीके से एक पत्र लिखा और कहा दंडित करने के लिए कि हम राजधानी बदल रहे हैं, ठीक है ना। और इसी में आगे जो हम देखेंगे एक और इसामी, क्या नाम है? इसामी ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के अमीरों को शक्ति तोड़ने के लिए और दक्षिण भारत ले जाना चाहता था, परंतु
मंगोल आक्रमण हो गया। किसका आक्रमण हो गया यहाँ? मंगोल आक्रमण के से सुरक्षा और दक्षिण भारत की समृद्धि का लालच जो है, और बृहद साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में देवगिरी के साम्राज्य का केंद्र में होना, और उत्तर भारत के अपेक्षित नवविजित दक्षिण भारत के शासन और संगठन का अधिक ध्यान देने की आवश्यकता राजधानी परिवर्तन करने की कारण मानी जाती है। मतलब ईशानी लिखता है कि मोहम्मद तुगलक जो है अमीरों की शक्ति तोड़ने, जो अमीर थे, दरबारी थे, है ना, उनकी शक्ति तोड़ने के लिए दक्षिण भारत उनको ले जाना चाहता था। लेकिन मंगोल आक्रमण की सुरक्षा और दक्षिण भारत की समृद्ध, मतलब वो भी दक्षिण भारत भी काफ़ी धनी मनी समृद्ध और संपदा वाला एरिया था, क्षेत्र था, और उस समय उसका लालच हो गया, और जो बहुत बड़ा साम्राज्य था इसका, उसको देवगिरी जो है वहाँ से बीच में पड़ता, केंद्र में पड़ता, और उत्तर भारत की अपेक्षा जो है, जो नया जो दक्षिण भारत के शासन और संगठन पर अधिक ध्यान दे सके, इसके लिए उसने कहा कि राजधानी परिवर्तन किया जाए। लेकिन इतना जब आप घर बदलते हैं तो कितना लगता है, वैसे ही राजधानी परिवर्तन करने में काफ़ी धन व्यय हो गया, यानी खर्चा हो गया। किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ये शामिल लिखता है, और कि ये इसको चाहा कि भाई दक्षिण भारत कंट्रोल रहे और बीच में पड़ेगा देवगिरी, इसलिए उसने ऐसा किया, है ना। समृद्धशाली लाज भी इसको ले गया। ये ईसामी लिखता है। इब्न बतूता लिखता है कि असमानपूर्ण तरीके से पत्र लिखा और कहा कि हम जो है राजधानी अब परिवर्तन करेंगे। और किसको? तो सुल्तान ने जो है नागरिकों को पत्र लिखा और उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी अपना देवगिरी बनाया। ऐसा कहा जाता है कि घोड़ा से घिस कर ले गया, घिसिया कर लिया जाया गया उस लोगों को। बहुत सारे लोग जाते जाते गर्मी के दिन में इससे राजधानी परिवर्तन किया था, इससे बहुत सारे लोग मारे गए। तो इन सब कारणों से इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता है। लेकिन इसकी हालांकि आप देखें गौर से तो योजनाएं अच्छी थी इसकी। उसके बाद देखते हैं तत्कालिक इतिहासकार जो थे उस समय के, दिल्ली के समस्त जनता को दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया। क्या कहा कि दिल्ली की समस्त जनता को इसने क्या कहा कि चलिए दौलताबाद। आदेश दिया और दिल्ली को तहस नहस कर दिया गया। ईसामी लिखता है, ईसामी ही लिखते हैं इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को जला देने और जनता को उससे बाहर निकाल देने की आज्ञा दी, और मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना असफल रही। और ईसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की ये भी योजना असफल रही। और क्या हुआ आगे? तो ईसामी के अनुसार अगर उनका रिपोर्ट की बात कहा जाए तो दिल्ली जो है 14 वर्ष के बाद यानी पश्चात जो है फिर पुनः यानी दोबारा बसाया गया, दोबारा इसको बसाया गया। लेकिन 1335 ईस्वी में, है ना, संभवतः सुल्तान ने अपनी इच्छा अनुसार दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। अब देखिए ये परिवर्तन कर रहा है कब? 1327 में, 26-27 में। और फिर मतलब कहें कि 7 वर्ष बाद ने कहा कि दिल्ली को हम फिर वापस चलेंगे। तो फिर ये दिल्ली जो है दे दी। और एकमात्र लाभ यह हुआ कि उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों को, यानी दोनों एक संस्कृति जो है, कल्चर एक दूसरे से परिचित हुई, है ना, जान पहचान हो गई थी। यही एक समय सफल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी योजना ये भी असफल रहा। एक दूसरे के मतलब दक्षिण और उत्तर भारत के लोग एक दूसरे से घुल मिल सके, संस्कृति जो है एक्सचेंज हुई, ये जो है एक चीज़ें हुई। अब इसने दूसरा योजना क्या था इनका? तो सांकेतिक मुद्रा यानी करेंसी। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन इसने किया, ठीक है। एक कब किया भाई? तो ये जो है 1329 से 30 के आसपास इसने एक किया। क्या किया? तो सांकेतिक मुद्रा चलाया इसने 1329 से 30 के बीच में, ठीक है। अच्छा, विश्व में यह एकमात्र शासक नहीं हुआ जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। इससे पहले भी सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन वो कहाँ हो चुका था? ये इससे पूर्व में चीन में हो चुका था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कौन? तो चीन के जो है कबलाई जो थे, उन्होंने ऐसा कबलाई खां जो था उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। और ईरान, कहाँ? तो ईरान के कौन चलाया? तो ईरान में जो है ईरान के
कैखुत जो है ऐसा प्रयोग कर चुके थे। चीन के कुबलई खां और ईरान के कैखुत जो है ऐसा कर चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, चांदी के सिक्कों को छोड़कर इसने चांदी के सिक्के को छोड़ दिया। चांदी के छोड़ क्या चलाया था इसने, जो है कांसे, तांबे, तांबे को पीतल कहते हैं, और ये सांकेतिक मुद्रा जो है, और बात करें सांकेतिक मुद्रा का, तो इसने जो है ये सांकेतिक मुद्रा चलाया। पीतल के सिक्के थे, बर्नी कहता है कि उसने तांबे के सिक्के चलाया, और फरिश्ता कौन कहता है, बर्नी। ये जो है बर्नी जो है उसके बारे में कहता है कि इसने जो है तांबे का सिक्का चलाया, और फरिश्ता क्या कहते हैं, तो फरिश्ता कहते हैं कि पीतल या कांसे का सिक्का चलाया। विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी, मतलब दुनिया में देखा जाता है कि उस समय जो है ना चांदी की कमी हो गई थी, यानी सिल्वर की कमी हो गई थी। इसको देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने बल स्वराज वसूली पूर्ण रूपेण जो है नगद करने में था, और अतः उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की ये भूल रही कि उसने नकली मुद्रा बाजार से नियंत्रित करने में कड़े उपाय नहीं किए, यानी उसके जो मुद्रा चलाया था उसका नकली रुपया भी आ गया था मार्केट में। मोहम्मद तुगलक क्या बोल रही, तो नकली मुद्रा जो है ये जो है बाजार में आ गया था, और उसको उसने जो है कंट्रोल करने में जो है वो मतलब विशेष सफलता नहीं पाई। तो ये उसकी भूल थी कि उसका नकली उसको नहीं कर पाएगा। जैसा कि बर्नी मानता है कि प्रत्येक हिंदू के घर में टकसाल स्थापित हो गई थी। बर्नी कहता है कि मैंने अपना मतलब जितने भी हिंदू थे उनके खुद के घर में जो है क्या टकसाल तो एक ही होना चाहिए ना, सरकारी, दूसरा हो गया तो मतलब नकली है। और तुगलक की यह योजना असफल हो गई, हालांकि इसका कोई दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इब्न बतूता ने 1933 में दिल्ली पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा। इब्न बतूता जो अफ्रीका के यात्री था वो कहता है कि दिल्ली पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। और मंगोल आक्रमण, है ना, मंगोल आक्रमण जो है और तथा खुरासान विजय योजना करा है। देखिए 1227 में एक मंगोल के आक्रमणकारी क्या नाम था, तो एक नाम था तरमासिरीन, आक्रमण किया। और इसके बारे में क्या नाम था, मंगोल आक्रमण था तरमासीन, ये तरमासिरीन ने आक्रमण किया। और इसके बारे में डॉक्टर मेहदी हुसैन कहते हैं, कहना है कि तरमासीन जो है गजनी के निकट अमीर चौवन से पराजित होकर यह शरणार्थी के रूप में भाग कर आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कितने, तो 500 दिनार दिया, दिनार की सहायता देकर वापस भेज दिया। परंतु अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि मंगोल आक्रमणकारी के रूप में भारत आया था। उसने लाहौर और मुल्तान को लौट डाला, है ना। तरमासरीन ने क्या किया, उसने लाहौर और मुल्तान को, अभी दोनों पाकिस्तान में है, उसमें भारत का ही अंग था, मुल्तान को लौट डाला, यानी वहाँ पर
पराजित किया, लूट लिया। उसके बाद जो है मेरठ, साथ ही किसको किसको, तो मेरठ, बदायूं, ये सब यूपी में है। मेरठ और बदायूं कहाँ है, तो यूपी में है। लूटपाट की। यहाँ इसामी के अनुसार सुल्तान की सेना ने उसे पराजित किया। बाद में फिर कहा है कि जो तरमसरीन था उसके सुल्तान की सेना ने उसको पराजित कर दिया और वापस लौटने में बाधित हो गया है। बर्नी भी कहता है कि मोहम्मद तुगलक ने उसे पराजित किया, परंतु फरिश्ता रिश्वत देकर वापस, फरिश्ता क्या कहता है ना, तो फरिश्ता कहता है कि रिश्वत देकर वापस किया, यानी उसको ऐसे 500 दिनार देकर वापस किया गया। जबकि कौन कौन मानते हैं, तो इसामी मानता है कि जो है मोहम्मद तुगलक ने उसको पराजित कर दिया, है ना, और बर्नी भी यह मानता है। अब है खुरासान की विजय। खुरासान की विजय जो है, तो यहाँ पर योजना, वह योजना तुगलक की जो है खुरासान विजय योजना है इसकी। तो इस योजना के अनुसार खुरासान एवं इराक, तुगलक जो है अदूरदस्ती कदम मानी जाती है कि खुरासान, कौन, तो खुरासान और इराक, खुरासान और इराक की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बादशाह वजीर ने शत्रुता थी, बादशाह यानी कि राजा में और मंत्री में जो शत्रुता थी, और तरमासरीन एवं मिस्र का शासक खुरासान पर आक्रमण करना चाहते थे। कौन, तो तरमासरीन और मिस्र के शासक खुरासान पर आक्रमण करना चाहते थे। और मध्य एशिया की अराजकता स्थिति से तंग आकर बहुत से अमीर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आ गए। मध्य एशिया की जो स्थिति थी वो अच्छा नहीं थी, तो बहुत सारे दरबारी जो थे और जो अमीर थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए और वे सुल्तान को खुरासान विजय के लिए प्रोत्साहित किया कि आप खुरासान पर आक्रमण कीजिए। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो इसने जो है 1337 में क्या किया, उसने इस विजय के लिए 3,70,000 जो है सैनिकों की एक बड़ी सेना एकत्र की और उसने 1 वर्ष के अग्रिम वेतन दिया, यानी एडवांस वेतन दिया, और योजना जो है कार्य रूप में परिणत नहीं की जा सकी और सेना को भंग कर दिया गया। तो यहाँ भी सेना की बर्बादी हुई। दूसरे कहने पर आकर उसने जो है खुरासान पर विजय करने की योजना बनाई और उसके लिए 3,70,000 सैनिकों की एक सेना एकत्र किया, उसको एडवांस पेमेंट भी दे दिया। और फिर जो है वो एक कार्यकाल जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, इसको परिणाम तक नहीं ले जा सका और ये मामला ये भी रह गया ख़त्म। ओके, कितना 3,70,000 सैनिकों को, बताइए कितना उसका व्यय हुआ होगा, खर्च हुआ होगा। अब है कराचिल। कराचिल या फिर उसका अलग एक और नाम है, वो है कराजल अभियान या कैंपेन बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। अभियान हिंदी में और कैंपेन इंग्लिश में। ये भी 1337-38 के बीच रहा। कब, 1337-38 के बीच इसने ऐसा किया। कराचिल क्षेत्र में कुमायूं की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ, तो कुमायूं की पहाड़ियाँ, है ना। कुमायूं की पहाड़ी जो है कहाँ है, तो ये भारत और किसके, तो भारत और चीन के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र था और तुगलक ने चीन के शासक की छीना झपटी उत्तरी सीमा के सुरक्षित रखने के लिए उन पहाड़ी राज्यों पर अपनी अधीनता में लाना चाहा और यहाँ विद्रोहियों को शरण प्राप्त थी और फरिश्ता ने भ्रमवश इसे चीन अभियान जो है नाम दे दिया था। और इब्न बतूता के अनुसार आक्रमण के लिए 1 लाख घुड़सवार और बड़ी सैनिक में पैदल विशाल सेना को भेजा गया। फरिश्ता इसको चीन आक्रमण मानता है, लेकिन इब्न बतूता के अनुसार 1 लाख कितना सैनिक, तो अब देखते हैं कि 1 लाख जो सैनिक जो है ना, 1 लाख सैनिक, कौन, तो घुड़सवार
घुड़सवार सैनिक और बड़ी संख्या में जो है पैदल सैनिक भी थे, लेकर इसने अभियान पर भेजा। खुसरो मलिक कौन? तो खुसरो मलिक जो है, ऐसा मानता है खुसरो मलिक, कराची अभियान का नेतृत्व सौंपा गया था। किसको? तो खुसरो मलिक को जो है, खुसरो मलिक को इसके अभियान का नेतृत्व जो है, लीडरशिप दिया गया था। किसको? खुसरो मलिक, याद रखिएंगे, खुसरो मलिक इस अभियान पर भेजा गया था। लेकिन बिना सुल्तान की आज्ञा के वह तिब्बत की ओर बढ़ा। सुल्तान आज्ञा नहीं दिया तो कहाँ, बिना उनकी आज्ञा कहाँ बढ़ गया? तो तिब्बत की ओर बढ़ा है, तिब्बत की ओर बढ़ा। और सर्दी और बर्फीले तूफान तथा भयंकर वर्षा के फलस्वरूप उसकी सेना नष्ट हो गई। क्या चीज़? तो सर्दी और तूफान। देखिए प्राकृतिक मतलब उनका साथ, नेचर भी साथ नहीं दे रहा है इसका, है ना। बर्फीले तूफान की वजह से क्या हुआ? तो इसका जो सेना नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, अभियान खत्म हो गया मामला। भयंकर वर्षा के फलस्वरूप सेना नष्ट हो गई और कराचील अभियान एकमात्र परिणाम यह निकला कि इस क्षेत्र पर नाम मात्र की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई और बड़ी पहाड़ी राज्यों में संधि कर ली एवं संधि कर देना, यानी उसने कर ठीक समझेंगे तो उसने स्वीकार कर ली, खत्म हो गया मामला। ठीक है, अब आता है इसका साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार और मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह जो हुए, विद्रोह, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत था, सबसे बड़ा था। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है तुगलक का था, मोहम्मद बिन तुगलक का। और 1337 में जो है इसने कौन कौन क्षेत्र से? तो इसने जो है नगरकोट, नगरकोट, इसको कांगड़ा के नाम से भी जानते हैं, है ना, कांगड़ा में विजय की। और फिर 1328 में अंतिम हिंदू राजा, है ना, अंतिम हिंदू राजा जो है कंपिल्य, किसको? तो कंपिल्य को, कंपिल्य को जीता इसने। और केवल राजस्थान, है ना, राजस्थान को जो है इसने, राजस्थान में जो क्या किया इसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सफलता नहीं मिली। किसको? केवल सिर्फ इसको राजस्थान में सफलता नहीं मिली। और मालदेव के पुत्र, किसको? तो मालदेव, मालदेव का पुत्र यानी बेटा जयजा को मेवाड़ छोड़ने के लिए बाध्य किया। किसको? तो जयजा को, मालदेव के पुत्र जो था, बेटा था, उसका नाम क्या था? जयजा। तो जयजा को मेवाड़ छोड़ने पर बाध्य कर दिया, यानी मेवाड़ छोड़ दिया, बाध्य होना पड़ा। और राणा, फिर उसके बाद राणा हमीरदेव ने संपूर्ण मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। और राणा हमीरदेव ने तुगलक द्वारा भेजी गई सेना को परास्त किया था और उनकी नीतियों के कारण चारों ओर विद्रोह होने लगा। और उसके काल में, फरिश्ता मतलब तुगलक के काल में जो है 34 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 34 विद्रोह हुए, जिसमें 27 जो है अकेले, माने अकेले कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत में हुआ, यानी सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में विद्रोह ज़्यादा हुआ तुगलक समय में, सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में, क्योंकि 34 में 27 तो यहीं हुआ, बाकी 7 ही हुआ उत्तर भारत में। ठीक है, फिर अब देख रहे हैं इसमें कि 1348 एक भयंकर जो है बीमारी फैली, भयंकर बीमारी, रोग, क्या नाम था उसका? तो प्लेग, है ना, प्लेग प्रकोप हुआ। और मोहम्मद तुगलक ने जान बचाने के लिए गंगा नदी के किनारे कनौज के पास, प्लेग जब रोग हुआ तो जान बचाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया जान बचाने के लिए? तो गंगा नदी के पास, गंगा नदी के किनारे एक जगह है, उसका नाम क्या है जगह का?
जगह का नाम है कनौज। कनौज, इस कनौज के पास एक स्वर्गद्वारी नामक स्थल पर जो है सरनपी तुगलक विद्रोह को दबाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ता रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, मोहम्मद तुगलक जो था, तुगलक ने जो है 200 ग्रेन का जो है सोने का सिक्का चलाया। कितना? तो 200 ग्रेन का क्या चलाया इसने? तो सोने का सिक्का। सोने का इसने सिक्का चलाया। कितना? तो 200 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। ठीक है ना, जिसे इब्न बतूता जो है उसको क्या कहता है? दिनार कहता है। जिसने 200 ग्रेन का जो सोने का सिक्का चलाया, इसको इब्न बतूता क्या कहता है? दिनार कहता है। उसी प्रकार इसने 140 ग्रेन का क्या चलाया? तो 140 ग्रेन का इसने चांदी का सिक्का चलाया। 200 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया, जिसे इब्न बतूता दिनार कहता है। उसी प्रकार 140 ग्रेन का एक चांदी का सिक्का चलाया, जिससे क्या कहा जाता है? जिससे कहा जाता है अदली। 140 चांदी का सिक्का चलाया, 140 ग्रेन का, उसको अदली कहते हैं। वह दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने कृषि भूमि के लिए आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार किया। क्या किया? तो दिल्ली में भूमि के आकलन के लिए, कृषि भूमि के मापन के लिए इसे क्या किया? तो एक रजिस्टर तैयार किया। एक रजिस्टर तैयार किया इसने, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद नामक एक किला बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद, है ना, आदिलाबाद नामक क्या बनाया इसने? तो किला बनवाया। आदिलाबाद नामक किला किसने बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो कि कहाँ था? तो तुगलकाबाद के निकट था। तुगलकाबाद के निकट था, यानी नज़दीक था। उसे जहाँ पनाह नाम का एक नया नगर बसाया। क्या बसाया इसने? तो जहाँ पनाह। जहाँ पनाह नाम का एक क्या बसाया था? एक नगर बसाया इसने। नगर बसाया, जहाँ पनाह का नगर जो है इसने बसाया। इस नगर के अवशेषों में एक है सतपला बांध। सतपला बांध और बिजली महल, दो महत्वपूर्ण जो है कलाकृति आज भी विद्यमान है। कौन? सतपला बांध और बिजली महल। क्या है नाम है? तो बिजली महल। बिजली महल नाम था, बिजली महल, है ना। वो दो जो है बिजली महल, दो महत्वपूर्ण जो है कलाकृति आज भी है ना। अंत में क्या किया? तो देखिए, अंत में सिंध के ठट्टा के निकट जो है गोडौल नामक स्थल में उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ इसकी? तो इसकी मृत्यु जो है सिंध में ठट्टा के निकट जो है, ठट्टा के निकट, सॉरी ये निकट है, कहाँ? तो ठट्टा के निकट गोडौल में तुगलक की, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। कहाँ? तो गोडौल में, ठट्टा के निकट, है ना। और इसमें जब मृत्यु हो गई मोहम्मद तुगलक का, तो बदायूनी कथन है कि राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई।
ठीक है ना। अब देखिए प्रथम विद्रोह और बात की प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो 1300 मोहम्मद तुगलक के प्रमुख विद्रोह कौन कौन थे तो उसमें जान लेते हैं। 1327 में प्रथम विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह उसके मौसेरे भाई ने किया था और सागर के गवर्नर गुसप ने किया। इस विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया गया। प्रथम विद्रोह कब हुआ, मोहम्मद तुगलक के प्रमुख विद्रोह में प्रथम विद्रोह 1327 में उसके जो है मौसेरे भाई सागर के गवर्नर जो है कौन किया था, तो गुरसप, इसका नाम था गुरसप ने किया था और इसको दबा दिया गया। फिर तो देखते हैं, फिर 1327 से 28 के बीच में लाहौर, सिंध, फिर मुल्तान कक्ष के गवर्नर जो है बहराम आइवा का विद्रोह कर दिया गया, इसे दबा दिया गया था। उच्च के है ना, मुल्तान, सिंध और उच्च के गवर्नर बहराम आइवा का विद्रोह और इसे भी दबा दिया गया 28 में। फिर 1336 में और 35 वाला बात करते हैं, 1335 में जो है माबर के गवर्नर एहसान शाह का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को भी नहीं दबाया जा सका। 1335 में जो है एहसान शाह ने विद्रोह किया, इस विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। और फिर 1336 में जो है हरिहर बुक्का ने, किसने, तो हरिहर बुक्का, उन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज्य की जो है स्थापना कर ली। फिर 1300 देखते हैं 1336 में क्या होता है, तो हर और बुक्का दो भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसने की थी, बुक्का, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं 1338 में बंगाल के गवर्नर, कौन था बंगाल गवर्नर, फरुखुद्दीन ने जो है फरुखुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल में स्वतंत्र करा लिया। कौन था बंगाल का गवर्नर जो है, फरुखुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र करा लिया, मैंने अब स्वतंत्र राज करने लगा, वो स्वतंत्र करा लिया। और फिर 1339 में 1339 और 40 के बीच में गुजरात, है ना, गुजरात और जाफराबाद के गवर्नर एनाउल मुल्क ने 100 अमीरों का संगठन बनाया, एनाउल मुल्क ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर 1347 में जो है मोहम्मद तुगलक के अमीर सदा मतलब क्या है, तो 100 अमीरों का संगठन था, प्रताड़ित किया और अंत में अमीर सदा मतलब 100 अमीरों का संगठन था, है ना, 100 अमीरों के संगठन को प्रताड़ित किया था और अंत में 1347 ईस्वी में जो है हसन गंगू जो है बहमन शाह के नेतृत्व में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। 1347 में हसन गंगू के नेतृत्व में, बहमन शाह के नेतृत्व में कह सकते हैं बहमनी राज्य की स्थापना हुई। अच्छा, मोहम्मद तुगलक के शासन में जो चीन के साम्राज्य, मोहम्मद तुगलक समय में जो चीन के जो है सम्राट तोगान तिमूर, जिसका जो है 1341 ईस्वी में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसे हिमालय क्षेत्र में बौद्ध मंदिरों की मरम्मत कराने का निवेदन सुल्तान के समक्ष रखा। और 1342 ईस्वी में जो है इब्न बतूता जो है राजदूत के रूप में जो है चीन भेजा गया था।
कब? तो 1342 में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया, जो कि इब्न बतूता जो है यहाँ से 1347 में जो है क्या किया, ये भारत लौट आया। और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में घटनाओं का विवरण अपनी पुस्तक किसमें दी थी? तो रेहला में। इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रेहला। इब्न बतूता ने रेहला में लिखा, और इसने जो है इराक के जो है मूसा, इराक के मूसा ने भी क्या भेजा था? अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था, है ना। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में लिखा है कि मैंने देखा कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल की नमाज के बाद केवल दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद और विचार विमर्श होता था। मोहम्मद बिन तुगलक उस कौन लिखता है? तो इब्न बतूता न्यायप्रिय शासक था। सुल्तान स्वयं अपराध करने पर दंड पाने के लिए काजी के पास पहुंच जाता था, और एक बार स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने 21 कोड़ों की सज़ा स्वीकार कर ली। काजी के पास गया, कोई अपराध उससे हो गया है, तो तुगलक ने जो है 21 कोड़े की सज़ा स्वीकार की। अच्छा, विभिन्न विद्वानों के जो मत है इसके बारे में, तो एडवर्ड टॉमस मोहम्मद तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। टॉमस ने तो क्या कहा? धनवानों का राजकुमार। किसको? इब्न बतूता को। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता का कथन है कि मोहम्मद तुगलक ऐसा व्यक्ति जो उपहार देने व रक्त बहाने में अन्य सभी से अधिक रुचि रखता था। इसके द्वारा किसी भी धनवान बनते हुए अथवा जीवित व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में जाते हुए किसी भी समय देखा जा सकता था। किसके द्वारा? इब्न बतूता ऐसा कहता है। बर्नी ने लिखा, बर्नी ने किसने? तो बर्नी ने क्या लिखा इसके बारे में? तो बर्नी ने सुल्तान के निरपराध मुसलमानों को रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि सर्वथा उसे महल के दरवाजे से बहते हुए खून दरिया देखा जा सकता था। मतलब इब्न बतूता और बर्नी इसके बारे में अच्छा नहीं कहता है। इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा व्यक्ति था जो कि उपहार देने व रक्त बहाने में अन्य सभी से अधिक रुचि रखता था, यानी, और इसके द्वारा किसी भी धनवान बनते हुए अथवा जीवित व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में जाते हुए किसी भी समय देखा जा सकता था। यानी उसने थोड़ा सा 50-50 बताया। बर्नी ने कहा कि सुल्तान बिना अपराध के मुसलमानों को जो रक्त क्रूरता से बहाता था, और सर्वथा उसके दरवाजे के महल से खून की दरिया बहती थी। तो दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने कोशिश किया है एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिले और आपको मिल जाए, अच्छा से ज्ञान मिले इसके बारे में, जो एग्ज़ाम में या समझने में अच्छे हो। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, कराइए भी, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ़ यू।